हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स डॉट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को? अगर हम आरबीडब्ल्यूएम की बात करें, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आज जो टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, डिलीवरी चैनल्स इन दी रिटेल बैंकिंग एंड आरबीडब्ल्यू की यूनिट नंबर 18 है। इसका पार्ट 2 हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, इससे पहले मैं पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर वो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में वही क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कराते हुए हम आपको चल रहे हैं। तो हम लगातार कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लगातार आपको करवा रहे हैं। कहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो हो जाती है आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.0 है। अगर आपके पास में जेएआईआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो जेआईबी के महापैक 2.0 में हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग एंड अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूं, इस सब्जेक्ट में आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस नंबर बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, 60 प्लस मार्क्स लेकर आना इस सब्जेक्ट में पॉसिबल है ना। 60 प्लस भी मार्क्स कर सकते हो, 65 70 तक भी एस्पेरेंट्स के मार्क्स आते हैं। और इन एस्पेरेंट्स का जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, नाउअडेज एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जोर ध्यान दें, तो वो आपके जीआईबी के महापैक 2.0 से होगी। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम यहाँ पर डिलीवरी चैनल्स में बहुत सारे हमने ब्रांच बैंकिंग के बारे में बात की थी, है ना, एक्सटेंडेड काउंटर्स के बारे में बात की, और वहाँ पर एक डिलीवरी चैनल्स की हमने बात की थी एटीएम को लेकर। तो एटीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर ऑन हार्मोनाइजेशंस ऑफ टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी को लेकर एंड कस्टमर कंपनसेशन फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, what is the compensation policy for a delayed reversal of a failed ATM transaction? यानी जो दिया गया समय है, दिया गया समय कितना है, जिस डेट में कस्टमर ने कंप्लेन की है, जिस डेट में यहाँ पर कस्टमर की तरफ से कंप्लेन की गई है फेल्ड ट्रांजेक्शन को लेकर, उसके T+5 में, T+5 में यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन रिवर्सल हो जानी चाहिए कस्टमर के अकाउंट में, वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए। और अगर T+5 में ये पैसा कस्टमर के अकाउंट में नहीं आता तो ऐसे केस में यहाँ पर बैंक को एक कंपनसेशन अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और ये कंपनसेशन अमाउंट किसको, यहाँ पर कस्टमर को मिलेगी। तो ये जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो कंपनसेशन ऑफ ₹100 पर डे ऑफ डिले ऑफ बियॉन्ड T+3, अगर T+3 के पार जाता है तो यहाँ पर 100 रुपये कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। बी कहता है ए फ्लैट कंपनसेशन रेट रिगार्डलेस ऑफ द डिले पीरियड। बी कहता है नो कंपनसेशन फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, कंपनसेशन ₹100 पर डे ऑफ डिले ऑफ बियॉन्ड T+5। तो पहचान में आ गया होगा, हिंट मैंने दे दिया आपको इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर T+5 से पहचान लोगे। अगर T+5 के अंदर यहाँ पर ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट नहीं हुआ और रिवर्सल नहीं हुआ उसके अकाउंट में, तो बैंक को 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनसेशन अमाउंट पे करना होगा। तो इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो इसमें हम कहां पर डी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर्स हैज बीन अडॉप्टेड बाय बैंक्स टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शंस। तो जो यहाँ पर एटीएम ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर एटीएम ट्रांजेक्शन है उसकी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए बैंक्स ने किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है, क्योंकि एटीएम की जो सेफ्टी है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन एटीएम ऑल दी एटीएम्स। बी कहता है डिसेबलिंग कैश रिट्रैक्शंस फैसिलिटी यूजिंग डिप कार्ड रीडर्स एंड अरेंजिंग रेगुलर पुलिस बीट्स फॉर एटीएम इन सेंसिटिव एरियाज। सी कहता है मैंडेटिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल एटीएम ट्रांजेक्शंस। डी कहता है इंक्रीजिंग दी पर स्क्रीन ट्रांजेक्शन टाइम टू अलाउ यूजर टू केयरफुली चेक देयर ट्रांजेक्शंस। इनमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए? तो ऐसे केस में
यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बी होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एटीएम में कार्ड के थ्रू, जो कार्ड रीडर्स हैं उसके थ्रू जो डेटा है उसको यहाँ पर स्टील करने की, चोरी करने की जो है यहाँ पर काम होता है। ठीक है, या कुछ ऐसे जो कैमरे हैं, हिडन कैमरेज लगा दिए जाते हैं जिससे यहाँ पर क्या पिन नंबर टाइप कर रहे हैं उसको वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में एक तो यहाँ पर डिसेबलिंग कैश रिट्रैक्शंस फैसिलिटी यहाँ पर उसको यहाँ पर डिसेबल कर दिया है। उसके साथ साथ यूजिंग डिप कार्ड रीडर्स, है ना, जो डिप कार्ड रीडर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ डिप कार्ड रीडर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सो दैट डेटा को जो कार्ड के थ्रू चुराने की कोशिश होती थी उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एटीएम जो सेंसिटिव एरियाज में स्टेब्लिश रहे हैं वहाँ पर जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस के साथ में कोलेबोरेशंस करके बैंक्स वहाँ पर गश्त कराते हैं, है ना, पुलिस गश्त करती है सो दैट उस एरिया में अगर कोई भी इस तरह की सेंसिटिव एक्टिविटी होती है तो उसको वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे पॉइंट मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, याद आ रहे होंगे, है ना। अगर आप जीआईबी के महापैक 2.0 में रेगुलर बेसिस पर क्लासेस ले रहे होंगे तो वहां पर ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कस्टमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस मेजर्स आर अंडरटेकन बाय बैंक्स टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए बैंक्स यहाँ पर अपने कस्टमर को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं कस्टमर के बीच में। एंड अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कंपलसरी ट्रेनिंग सेशंस फॉर ऑल कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। उसके बाद में बी कहता है डिस्प्लेइंग पोस्टर नोटिस विद सेफ्टी टिप्स एट एटीएम एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी गाइडलाइंस विद द कार्ड एट टाइम ऑफ इशू। सी कहता है रिक्वायरिंग कस्टमर्स टू पास ए सिक्योरिटी क्विज बिफोर एक्टिवेटिंग देयर एटीएम कार्ड्स। डी कहता है सेंडिंग मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स वाया ईमेल टू ऑल दी कस्टमर्स। इसमें हम किसके ऊपर टिक करें, तो भाई यहाँ पर अगर हम कस्टमर के एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करते हैं तो ऐसे केस में बैंक यहाँ पर जो पोस्टर हैं, नोटिस हैं, वो डिस्प्ले करते हैं जिसमें सेफ्टी टिप्स यहाँ पर मेंशन रहते हैं एटीएम लोकेशंस में, सो दैट जब भी कोई कस्टमर एटीएम पर विजिट करता है उन पोस्टर या नोटिस को पढ़ें यहाँ पर। एंड उसके साथ साथ जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर कस्टमर को तब भी इशू करते हैं जब कस्टमर के पास में कार्ड जाता है ना, जब कस्टमर को कार्ड डिलीवर किया जाएगा तो उसके साथ में भी सेफ्टी गाइडलाइंस अटैच रहती हैं यहाँ पर, सो दैट कस्टमर उसको पढ़ के यहाँ पर अपने आप को एजुकेट करें। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और एग्जाम से पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए, है ना, छूटने नहीं चाहिए। अगर छूट गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए कस्टमर एंटर्स देयर पिन इनकरेक्टली 3 टाइम एट एन एटीएम। अगर किसी एटीएम पर कोई कार्ड स्वैप किया गया, कोई कार्ड इंसर्ट किया गया और उसमें 3 बार अगर यहाँ पर जो पिन है वो इनकरेक्ट एंटर कर दिया कस्टमर, तो ऐसे केस में क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल हैपन। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कस्टमर्स अकाउंट इज टेम्पररी सस्पेंडेड, एटीएम अलाउज अनलिमिटेड एडिशनल अटेम्प्ट्स अंटिल द करेक्ट पिन इज एंटर्ड, एटीएम मशीन confiscates the card, एंड डी कहता है द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट द बैंक फॉर ए न्यू पिन। इनमें से कहाँ टिक करें, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एटीएम मशीन है वो कन्फिस्केट्स कर देता है कार्ड को, यानी वो जो एटीएम मशीन है उस कार्ड को अभी यहाँ पर कुछ समय के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज इशू हो सकते हैं। अगर किसी ने 3 बार एटीएम इनकरेक्ट पिन डाल दिया एटीएम में तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो यहाँ पर उस अकाउंट का या उस कार्ड का ओरिजिनल ओनर ना हो यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर याद आ रहा होगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में बताए हैं आपको। डिलीवरी चैनल्स वाला जो टॉपिक है बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एंड व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस अवेलेबल टू कस्टमर थ्रू एन एटीएम। एटीएम के थ्रू जो भी यहाँ पर, है ना, प्राइमरी फंक्शंस क्या है
प्राइमरी फंक्शंस क्या होगा, जो कस्टमर के लिए अवेलेबल है, जो एटीएम के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को, क्या फैसिलिटी कस्टमर को मिल जाती है एटीएम के थ्रू। तो कैश विड्रॉल कर सकता है, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है। बिल्कुल सही है, पहला ही मुझे तो सही लग रहा है। ओनली कैश विड्रॉल विद देयर अकाउंट, ऐसा नहीं है, कैश विड्रॉल ही होगा, और भी काम कर सकता है। कैश विड्रॉल फ्रॉम देयर अकाउंट एंड बैलेंस इंक्वायरी, एंड उसके बाद में कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी एंड बिल पेमेंट्स। तो भाई यहाँ पर अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए भी सही सही लग रहा है, ठीक है, ए भी सही सही लग रहा है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है यहाँ पर। सी क्यों है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। कैश विड्रॉल फ्रॉम देयर अकाउंट, है ना, अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकता है, अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। और ऊपर वाले ऑप्शन का ए का मतलब क्या हो सकता है कि किसी दूसरे के अकाउंट की इंक्वायरी कर सकता है या अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकता है, तो वो वहां पर क्लियर नहीं है ना, वहां पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियर है कि कोई जो पर्सन है यहाँ पर, कस्टमर है, वो अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकता है या बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा ए बिल्कुल है नहीं, ठीक है, ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। और सी भी डी भी हो सकता है, कैश विड्रॉल बैलेंस क्वेरी बिल पेमेंट भी होती है नाउ डेज, तो डी भी हो सकता है यहाँ पर। तो ए सी और डी तीनों ही आंसर है, और तीनों में से कौन सा चूज करें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर कि कस्टमर अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकता है और अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, किसी और के अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉल नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको देखिए। इसको देखिए यहां पर क्या आंसर होगा। व्हाट स्टेप्स डज एन एटीएम सिस्टम फॉलो बिफोर अप्रूविंग दी कंप्लीटिंग ए कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन। तो यहां पर एटीएम में, है ना, जो एटीएम सिस्टम है उसमें कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब यहां पर कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं एटीएम से। तो हियर ऑप्शन नंबर ए कहता है कि चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द एटीएम कार्ड, एंटरिंग द ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड इमीडिएट डिस्पेंशंस ऑफ कैश। बी कहता है वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द पिन, सफिशिएंसी ऑफ फंड्स, डेली लिमिट एडहेरेंस एंड कैश अवेलेबिलिटी बिफोर डिस्पेंसिंग कैश। सी कहता है डायरेक्टली डिस्पेंसिंग द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैश विदाउट एनी वेरिफिकेशंस। डी कहता है वेरीफाइंग द कस्टमर आइडेंटिटी थ्रू बायोमेट्रिक डेटा बिफोर डिस्पेंसिंग कैश। इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो कस्टमर को पिन नंबर, जब वो कार्ड इंसर्ट करेगा, कार्ड इंसर्ट करने के बाद में तुरंत उससे पिन नंबर पूछा जाएगा। तो उसे सबसे पहले अपना एक जो करेक्ट पिन है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उस जो पिन है उसका वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए, डेली लिमिट में यहाँ पर, है ना, ऐसा ना हो कि लिमिट एक्सीड कर गई हो, डेली लिमिट में होना चाहिए। और यहाँ पर एटीएम में कैश अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कैश डिस्पेंस होने से पहले एटीएम में कैश अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर, तभी कैश विड्रॉल हो पाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी तब जाकर कैश विड्रॉल होगा। अगर इनमें से कोई भी एक यहाँ पर किसी एक चीज़ की भी कमी हो गई, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर कस्टमर का कैश विड्रॉल नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा बी, बी के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन 6 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ इज द डिनोमिनेशंस ऑफ कैश डिस्पेंस्ड बाय एन एटीएम डिटरमाइन। जो यहाँ पर एटीएम है, एटीएम में ये कैसे निर्धारित होता है, एटीएम में ये कैसे डिटरमाइन होता है कि जो कैश डिस्पेंस हो रहा है, जो कैश विड्रॉल हो रहा है, उसमें यहाँ पर जो डिनोमिनेशंस है नोट्स का वो क्या रहेगा, किस डिनोमिनेशंस के जो नोट्स हैं वो इश्यू किए जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर फॉर द डिनोमिनेशंस रैंडमली डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द ट्रांजेक्शंस प्री डिटरमाइंड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन द सेट कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टॉक ऑफ कैश इन द डिस्पेंसर बाय द बैंक्स पॉलिसी फॉर कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इनमें से हम कहाँ पर टिक करें। तो भाई यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो ऐसे केस में पहले से ही सिस्टम में प्री डिटरमाइन होता है, पहले से निर्धारित होता है जो सिस्टम है यहाँ पर उसमें, ठीक है।
एंड सेट पहले से जो कन्फिग्रेशन है वो सेट रहती है, और जो डिस्पेंसर है, जो स्टॉक ऑफ कैश है डिस्पेंसर में वो कितना है यहाँ पर, ठीक है, 500 के नोट है, 200 के नोट है, 100 के नोट है ना, कौन से नोट उसमें है, ठीक है, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट, व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कैश रिसाइकलिंग मशीन कंपेयर टू ट्रेडिशनल एटीएम, है ना। अगर हम यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एटीएम है, ठीक है, उसके साथ में कंपैरिजन करें तो व्हाट आर दी प्राइमरी बेनिफिट्स, प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर कैश रिसाइकलिंग मशीन का, अगर ट्रेडिशनल एटीएम के साथ में कंपैरिजन किया जाए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे ऑफर ओनली कैश डिपॉजिट सर्विसेज एंड आर मोर सिक्योर देन एटीएम। बी कहता है दे प्रोवाइड बोथ कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज lending to reduce cash handling cost and increase operational efficiency। सी कहता है they are exclusively used for money transfer services and bill payments। डी कहता है they offer higher interest rate on deposit made through them। इनमें से हम कहाँ टिक करें, तो भाई ऐसे केस में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बी, बी के ऊपर टिक करेंगे। ऐसे केस में अगर आप देखोगे दे प्रोवाइड बोथ डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, एंड इसके साथ साथ लीडिंग टू रिड्यूस कैश हैंडलिंग कॉस्ट, जो कैश हैंडलिंग कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, एंड जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर है वो बी होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे। तो कैश जो रिसाइकलिंग मशीन है उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें दोनों काम होते हैं, कैश डिपॉजिट भी होते हैं, कैश विड्रॉल भी होते हैं, तो बार बार उसमें कैश रिफिल करना नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है ना, बैंक की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है यहाँ पर, क्योंकि कोई कैश डिपॉजिट कर रहा है, कोई विड्रॉल कर रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो काम उससे होता रहेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। हाउ डू कैश रिसाइकलिंग मशीन कंट्रीब्यूट टू द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बैंक्स। अगर बैंक्स की यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाए तो ये जो कैश रिसाइकलिंग मशीन है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ मैनुअल कैश काउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शंस। बी कहता है कंप्लीटली ऑटोमेटिंग ऑल banking services making physical machine obsolete by providing higher denominations of cash only, simplifying cash management by minimizing frequency of cash loading, replenishment and reducing idle cash in the machine। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी के ऊपर टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो कैश लोडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमाइज हो जाती है, बार वो जैसे हमने अभी बात की कि जो कैश है वो बार बार लोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कैश आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एटीएम जो भी एटीएम है कैश आउट हो जाते हैं एटीएम, और उसकी वजह से बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है, तो वो भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर ब्रांच के थ्रू आप कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्रांच में आ रहा है, तो ब्रांच में कुछ समय के लिए कैश आइडल रह जाता है, लेकिन जो ये जब आप जो कैश रिसाइकलिंग मशीन में उसको डालेंगे तो उससे आइडल कैश भी नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, डी, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। और एटीएम के बाद में फिर हमने बात की थी पीओएस को लेकर, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को लेकर, है ना, जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। तो आपसे यहाँ पर पहले यही पूछा जा रहा है कि क्या डिफरेंस है पीओएस और एटीएम, है ना। अगर एटीएम की बात करें, पीओएस की बात करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। चाहे एटीएम हो या पीओएस, दोनों ही जगह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो पीओएस टर्मिनल्स है दीज आर यूज्ड फॉर मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज व्हेयर एज एटीएम आर ओनली यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल। तो भाई यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। जो भी यहाँ पर पीओएस टर्मिनल्स हैं दे फैसिलिटेट पेमेंट ट्रांजेक्शन इन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, मर्चेंट के पास में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट ट्रांजेक्शन हो सकती हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। वहीं पर जो एटीएम है, एटीएम यहाँ पर कई तरह की जो सर्विसेज ऑफर करता है, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, बिल पेमेंट, है ना, कई तरह की जो सर्विसेज है वहाँ पर मिल जाती है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए।
हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। तो लगातार हम एक टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी लेंदी टॉपिक है ना। अगर मैं क्योंकि ये जो क्लासेस है, मैं जो आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आरबीडब्ल्यू के जो पेड क्लासेस आपको मिल रही हैं जीआईबी के महापैक 2.0 में, तो उसी के हिसाब से आप सभी को आरबीडब्ल्यू की यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी ये क्लासेस मिल रही हैं, सो दैट आपस में लिंक रहें। जो टॉपिक आप वहां पढ़ रहे हैं, तो अगर ये क्लास आप फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपकी क्वेश्चंस को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहे। क्योंकि जो जीआईबी का महापैक 2.0 होता है, उसमें हम कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, सो दैट आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी हो। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में उतना मजा आएगा और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव होगी, है ना। एग्जाम में भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती चली जाएगी। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे के पूरे जीआईबी के एग्जाम को पास करवा सकता है। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आपको कम से कम 60+ स्कोर करना है, ये टारगेट बना के चलना है आपको, ठीक है। और आज हम यूनिट नंबर 18 का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है और टॉपिक का नाम है डिलीवरी चैनल्स इन दी रिटेल बैंकिंग। इसी का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 ही हमने डिस्कस किया था जीआईबी के महापैक 2.0 में, जो क्लास आपको आरबीडब्ल्यू के प्रोवाइड की थी। तो आप में से जो भी आरबीडब्ल्यू की क्लास इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप अगर टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अब की बार अपना जीआईबी का एग्जाम फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर करना है, तो आज ही एनरोलमेंट कर लीजिएगा जीआईबी के महापैक 2.0 में। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतरीन होगी। और अभी एक बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 फेब से, 6 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हाउ इज द कस्टमर्स मोबाइल डिवाइस ऑथेंटिकेटेड, है ना। जो यहां पर जब यूपीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जब यूपीआई के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो आप इसमें मुझे बताइए कि हाउ इज द कस्टमर्स मोबाइल डिवाइस ऑथेंटिकेटेड। कस्टमर की जो मोबाइल डिवाइस है उसको यहां पर कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, वो आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसको यहां पर थ्रू दी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू यहां पर इसको करते हैं। उसके बाद में बी कहता है बाय सेंडिंग एन आउटबाउंड एसएमएस टू दी पीएसपी सर्वर फॉर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशंस। उसके बाद में वाया ए डायरेक्ट कॉल टू द कस्टमर मोबाइल फोन, या डी यूजिंग एन ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू द कस्टमर्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो कैसे करेंगे, अगर आप यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर पता होगा इसके बारे में, है ना। ये क्या है, दिस इज द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। पीएसपी कौन है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए एक जो एसएमएस है वो सेंड किया जाता है। एक आउटबाउंड जो एसएमएस है वो सेंड होता है, किसके पास जाता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाता है। तो जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, जो भी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है, उसी से ये एसएमएस जाना चाहिए और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर जाएगा। और यहां पर जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करेंगे बैंक अकाउंट के साथ में। जब बैंक अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा, तभी यहां पर यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहां पर जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं होगा, यूपीआई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन जनरेटिंग ए यूपीआई पिन, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन परमानेंट, यहां पर अगर मैं बात करूं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। पिन का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो यहां पर जब जो फाइनल स्टेप होता है यूपीआई पिन को जनरेट करने का फाइनल स्टेप होता है, तो बताइए यहां पर जो यूपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें यहां पर कैसे होगा ये।
ठीक है, ये कैसे जनरेट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऐसे केस में जो कस्टमर है वो चूज करता है पिन और विच इज देम वेरीफाइड वाया ए फोन कॉल, कि कस्टमर के पास में फोन कॉल आएगा उसके थ्रू वेरिफिकेशन होगा। बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है यहाँ पर। बी कहता है द इशूइंग बैंक डिक्रिप्ट्स द पिन यूजिंग इट्स प्राइवेट की एंड कंफर्म द पिन सेटिंग ऑफ यूपीआई। कस्टमर हैज टू विजिट द बैंक टू फिजिकली ऑथेंटिकेट द पिन जनरेशन। और डी कहता है कि जो पीएसपी ऐप है जनरेट ए रैंडम पिन विच इज द कस्टमर मस्ट मेमोराइज। ठीक है, तो यहां पर आपको है ना, क्लियर हुआ होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बिल्कुल सही। तो यहां पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक कर देंगे। यहां पर जो बैंक है इशू डिक्रिप्ट्स पिन यूजिंग इट्स जो यहां पर प्राइवेट की एंड कंफर्म द पिन सेटिंग टू द यूपीआई। तो यहां पर यूपीआई पिन जनरेट करने का जो चॉइस है वो कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर अपनी मर्जी से जो भी यहां पर यूपीआई पिन चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है, जिसको यहां पर बैंक डिक्रिप्ट कर सकता है सो दैट उसको सिस्टम में कोई रीड ना कर सके, पढ़ ना सके यहां पर। ठीक है, तो ये ब्रांच में विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहां पर। एंड उसके साथ साथ रैंडम पिन जनरेट नहीं होते, कस्टमर को जो पिन नंबर है वो चूज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट इज द अपर कैप पर ट्रांजेक्शन सेट बाय यूपीआई 2.0 एज पर द करंट गाइडलाइंस। जो भी यहाँ पर करंट गाइडलाइंस हैं आरबीआई की तरफ से इशू की गई हैं, क्योंकि गाइडलाइंस कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए कि जो ट्रांजेक्शन है, जो भी यहां पर ट्रांजैक्शन होगी यूपीआई 2.0 में, अच्छा आरबीआई के साथ साथ यहां पर जो यूपीआई है उसमें एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी काम करता है। जो पेमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम तो आरबीआई का है, लेकिन जो यूपीआई का पूरा सिस्टम है उसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है यहाँ पर। और यूपीआई 2.0 यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है यूपीआई का। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है यूपीआई 2.0 में। 2 लाख की हो जाएगी, 50,000 की है, 1 लाख की है या 5 लाख की है, कितना कर सकते हैं इससे ट्रांजेक्शन। तो नाउ पहले ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीस की हुआ करती थी, 1 लाख की थी, लेकिन अब ये 1 लाख से बढ़कर कितना हो चुका है, अब ये 1 लाख से इंक्रीज होके 2 लाख रुपए तक ये जो लिमिट है वो पहुंच चुकी है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए के ऊपर टिक करेंगे। तो यहां पर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, 2 लाख रुपए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा गया है या नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है ना। क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। अगर मैं किसकी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करूं, इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है ना, कौन सा इसके फीचर्स में यहां पर नहीं आएगा। तो पढ़िए भाई, बताइए मुझे कि इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन आर रिक्वायर शेयरिंग ऑफ बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट डिटेल फॉर एवरी ट्रांजैक्शंस। बी कहता है यूपीआई अलाउ इमीडिएट फंड ट्रांसफर 24/7 विदाउट द नीड फॉर बेनिफिशियरीज बैंक डिटेल। एंड उसके बाद में अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, यहां पर यूपीआई यूजेस 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योरिंग ट्रांजैक्शंस। चलिए ध्यान से पढ़िए। और ऑप्शन नंबर डी कहता है वर्चुअल एड्रेस इन यूपीआई एंश्योर सिक्योरिटी एंड कंफर्मेबिलिटी।
यस, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें? तो भाई ऐसे केस में हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हम इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे। जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन रिक्वायर शेयरिंग ऑफ बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट डिटेल फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं यहाँ पर, वो बेनिफिशियरी के साथ में शेयर करने की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ पर उसको बेनिफिशियरी के साथ में शेयर करना होगा। तो इसमें हम किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे फॉर ए सिंगल बैंक अकाउंट लिंक टू द भीम एप्लीकेशन। जब यहां पर जो भीम एप्लीकेशन है उसके साथ में किसी बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, तो उस बैंक अकाउंट से एक दिन में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन की जा सकती है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बी कहता है यहां पर 40,000 रुपीज पर डे के हिसाब से। सी कहता है 20,000 रुपीज पर डे। और डी कहता है 50,000 रुपीज पर डे। कितनी यहां पर ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं? क्या लिमिट रहेगी? तो ऐसे केस में जो लिमिट है, भीम एप्लीकेशन पर आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर डे, एक दिन के हिसाब से। चलिए आ जाते हैं हम लोग, है ना। फैक्ट एंड फिगर वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में और आपको इंस्टेंट बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। इन भीम एप्लीकेशन, जो भीम एप्लीकेशन है, अगर यहां पर इफ ए यूजर हैज लिंक देयर आधार नंबर टू 2 डिफरेंट बैंक अकाउंट, अगर 2 डिफरेंट बैंक अकाउंट में कस्टमर ने अपना आधार नंबर लिंक करके रखा हुआ है, टू विच अकाउंट विल दी मनी बी क्रेडिटेड व्हेन द सेंड वाया भीम। अगर यहां पर भीम के थ्रू पैसा भेजा जाता है तो इनमें से कौन से अकाउंट में वो जाकर वो पैसा क्रेडिट होगा? यहां पर, है ना, काफी कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे केस में द अकाउंट वेयर द आधार नंबर वाज फर्स्ट लिंक। बी कहता है ट्रांजैक्शन चूजन बाय द सेंडर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। और सी कहता है कि अकाउंट वेयर द आधार नंबर वाज लिंक द लेटेस्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और डी कहता है कि मनी विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 2 अकाउंट्स। तो इनमें से कौन सा होगा? तो भाई यहां पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाएगा। यानी जो भी यहां पर जिस अकाउंट में आधार नंबर लिंक लेटेस्ट, है ना, अभी हाल ही में आपने जिस बैंक अकाउंट में अपना आधार नंबर लिंक किया होगा, उसी में ये पैसा चला जाएगा यहां पर। तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि 90% जो एस्पिरेंट्स है वो आंसर एकदम निकाल नहीं पाएंगे, है ना, तुक्का ही मारना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इनिशियली सेटिंग अप एंड यूजिंग द भीम ऐप। जो यहां पर करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, है ना, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस जब यहां पर इनिशियल बेसिस पर किसकी जो भीम एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी और उसको इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ऐसे केस में इस सीक्वेंस को हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पैटर्न बना के दिए गए हैं। तो फाइंड कीजिए इसमें से हमें कहां पर टिक करना होगा, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई ऐसे केस में हम किसके ऊपर टिक करेंगे? तो सबसे पहले तो भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। पहला स्टेप तो यही है कि भाई सबसे पहले तो भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है उसमें जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है? बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज भी मिल जाएंगी। उसके बाद में फिर यहां पर तीसरे नंबर पे जो बैंक अकाउंट है वो लिंक करना है। फिर 4th नंबर पे जो यूपीआई पिन है उसको क्रिएट करना है। उसके बाद में 5वें नंबर पे एक जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है ना, एक प्राइमरी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, उसको सेट करना है यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर 6 नंबर पे आके मनी सेंड कर सकते हैं और ये काम कुछ ही मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं तो कुछ सेकंड्स में ही ये काम कंप्लीट हो जाता है, कहीं कहीं पर कुछ मिनट्स भी लग जाती हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टार 99 हैश सर्विस। स्टार 99 हैश जो सर्विस है वो किस लिए शुरू की गई है? इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या है यहाँ पर, है ना, वो बताइए जल्दी से। तो इसके बारे में हमने कल बात की थी। और इसके साथ साथ मुझे आप ये भी बताओ कि जो यहाँ पर USSD है,
इसका पूरा नाम क्या है? तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसे क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इट इज ए यूएसएसडी बेस्ड सर्विस दैट अलाउ बैंकिंग कस्टमर टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस ऑल द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा? ए ही हो जाएगा यहां पर। यानी जो ऐसे फोन है, जो कीपैड वाले फोन हैं, जो बेसिक फोन है यहां पर, ठीक है, जो बेसिक फोन है उसके थ्रू भी यहां पर फंड ट्रांसफर किया जा सके, जिसे बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग वो *99# बेसिस पर होती है, जिसमें इस तरीके से कोई नंबर डायल करना पड़ता है, *123#, ऐसे करके जो नंबर डायल करके बैंकिंग होती है उसे बोलते हैं यहां पर *99# सर्विस या यूएसएसडी बेस्ड। तो जितने भी जीएसएम मोबाइल हैंडसेट है उस पर ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहां पर जो बैंकिंग कस्टमर है वो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, है ना, वोडाफोन आइडिया हो यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहेगा, ये भी फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर ट्रांजैक्शन फॉर द *99# यूएसएसडी बेस्ड सर्विस? जो आप यहां पर *99# यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के थ्रू आप यहां पर इसका इस्तेमाल करते हुए, है ना, इसका इस्तेमाल करते हुए, सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो मैक्सिमम कितने रुपए की ट्रांजैक्शन यहां पर की जा सकती है? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या रहेगी? तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी 2000 रुपीज, 5000, 10,000 या 1000 रुपीज, क्या रहने वाली है यहां पर? तो इसमें हम टिक कर देंगे यहां पर। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जो लिमिट है वो 5000 की होगी, 5000 रुपए की यहां पर जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10, और यूपीआई 123 पे के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए, इसमें हमें कहां पर टिक करना है? व्हाट आर द की फीचर ऑफ यूपीआई 123 पे लॉन्च फॉर फीचर फोन यूजर, है ना, जिन लोगों के पास में कीपैड वाले फोन हैं तो वो भी यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूपीआई 123 पे। तो यूपीआई 123 पे की लिमिट भी बताऊं मुझे एक बार कमेंट करके, है ना, मुझे कमेंट करके लिमिट भी बताइए यहां पर कि यूपीआई 123 के थ्रू मैक्सिमम कितने रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो यहां पर की जा सकती है। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ यूपीआई 123 पे लॉन्च फॉर फीचर फोन यूजर? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिक्वायर्स एन इंटरनल कनेक्शन एंड वर्क ओनली ऑन स्मार्टफोन, है ना, ये किसके ऊपर? जो ओनली स्मार्टफोन है उसके ऊपर इट विल वर्क, उसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, ये उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ यूपीआई 123 पे लॉन्च फॉर फीचर फोन यूजर? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन एंड वर्क ओनली ऑन द स्मार्टफोन्स। तो भाई इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया यहाँ पर। अभी मैंने बताया कि जो कीपैड वाले फोन है उसमें काम करेगा ये। इट इज ए यूएसएसडी बेस्ड सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर स्मार्टफोन यूजर। तो इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है ना, कीपैड वाले फोन से काम चल जाएगा। तो इट फैसिलिटेट यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर फीचर फोन यूजर विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक आईवीआर एंड एनएफसी। ठीक है, तो यहां पर जो आईवीआर और एनएफसी का इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके यहां पर फीचर फोन से यूपीआई ट्रांजैक्शन की जा सकती है। तो ये मुझे सही लग रहा है। इट इज ए सर्विस अवेलेबल ओनली टू यूजर विद केवाईसी कंप्लाइंट बैंक अकाउंट। तो ये डी भी हो सकता है, यहां पर डी भी हो सकता है, केवाईसी की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा? सी। सी के ऊपर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेक्निकल बेसिस पर जो आंसर है वो आपका सी होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूपीआई 123 में पे में जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर यहां पर मैक्सिमम लिमिट आप देखोगे कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो वो है ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन है एक दिन में आप कर सकते हैं, यहां पर डे कर सकते हैं यूपीआई 123 पे के थ्रू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स ADA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। हम लगातार आपको जीआईबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जीआईबी में RBWM रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं।
भाई अगर मैं किसकी RBWM की बात करूँ, ये एक ऐसा पेपर है, इस पेपर में आप बड़े आराम से रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में बड़े आराम से आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, 60+ नंबर लेकर आ सकते हैं, है ना, पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको सारे टॉपिक कवर करने होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, है ना, इतना कर लोगे 60+ मार्क्स बड़े आराम से लेकर आ जाओगे। और इसको लेकर दूसरी बात यह है कि जब आप टॉपिक कवर करेंगे तो उस टाइम पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई कमी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मान के चलिए 80% 85% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे होंगे। 80 to 85% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो ऐसे केस में रिक्वायर्ड रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपकी अच्छी है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आज हम आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डिलीवरी मॉडल्स। डिलीवरी मॉडल्स नाम का टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। दिस इज यूनिट नंबर 19 नंबर की यूनिट है इसमें। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना आंसर आप शेयर कीजिए कि इसमें हमें कहाँ पर टिक करना चाहिए, इसमें हमें कहाँ पर टिक करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिलीवरी मॉडल्स यूज्ड इन द रिटेल बैंकिंग फॉर कस्टमर सर्विस। ठीक है, अगर मैं किसकी कस्टमर सर्विस की बात करता हूँ, कस्टमर सर्विस में इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिलीवरी मॉडल यूज्ड इन द रिटेल बैंकिंग फॉर कस्टमर सर्विस, तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं होता। एटीएम का यूज़ नहीं करते हैं, एटीएम एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ब्रांचेस या सोशल मीडिया आउटरीच, इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें हम लोग। तो भाई यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोशल मीडिया आउटरीच, है ना। अभी जो सोशल मीडिया है उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर अगर हम डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं तो एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग और ब्रांचेस, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन अगर इसी में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करने की बात करेंगे तो डी के ऊपर टिक करेंगे। हालांकि कहीं कहीं ये भी डिबेट हो सकती है कि व्हाट्सअप के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी तो सोशल मीडिया है, फेसबुक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो भी तो सोशल मीडिया है, जो ट्विटर है यानी एक्स के थ्रू भी तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हैशटैग बैंकिंग आ गई है, तो वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुँची है, या सभी बैंक्स इस तरह की जो सर्विसेज हैं अभी वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो ए, बी, सी यहाँ पर फॉलो होंगे, ये रिटेल बैंकिंग में डिलीवरी मॉडल्स के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट मार्केटिंग में यहाँ पर आ जाएगा जो हम डूअर टू डूअर बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डूअर टू डूअर बैंकिंग जाकर डिलीवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिजिकल चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग। जब रिटेल बैंकिंग में हम फिजिकल चैनल्स की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर कस्टमर रिलेशनशिप सक्सेस एंड लॉयल्टी। अगर कस्टमर की यहाँ पर कस्टमर के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है और कस्टमर यहाँ पर बैंक के लिए लॉयल रहे तो इसके लिए क्या ज़रूरी है यहाँ पर, है ना। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दी एटीएम, बी कहता है एफिशिएंसी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड सी कहता है इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन दी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, डी कहता है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ब्रांचेस। तो ए, बी, सी, डी में से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। तो भाई यहाँ पर हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक कर देंगे। अगर किसकी बात करते हैं, जो यहाँ पर इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन दी सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, जो भी यहाँ पर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है,
सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जिन इंडिविजुअल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं और इनके साथ में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको आप बढ़िया सर्विस डिलीवर करेंगे, है ना, जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी होगी, तो इससे यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड इसके साथ साथ बैंक के साथ में कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर कस्टमर लॉयल बना रहेगा। कस्टमर बैंक को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट डिस्टिंग्विश द सर्विस डिलीवरी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली इन सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस। तो अगर मैं किसकी यहाँ पर सेमी अर्बन ब्रांच की बात करूँ या रूरल ब्रांचेस की बात करें, जो भी सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं या रूरल ब्रांचेस हैं, तो अगर उसमें किसकी बात करें हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं, तो व्हाट डिस्टिंग्विश द सर्विस डिलीवरी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में सर्विस डिलीवरी किसके ऊपर डिपेंड रहती है यहाँ पर, खास करके सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस में। तो ये हमने बात की थी कि भाई अगर सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करोगे, रूरल एरियाज़ की बात करोगे, तो अभी भी वहाँ पर बैंक ब्रांच के थ्रू जो बैंक ब्रांच हैं उनके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। बैंक ब्रांच के थ्रू यहाँ पर जो सर्विसेज है वो डिलीवर की जाती है। लेकिन सेमी अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ को, है ना, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ध्यान से पढ़ते जाइए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलो। तो इसमें हमें कहाँ पर टिक करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर पर्सनलाइज एंड केयरिंग सर्विस ड्यू टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रोफाइल। अगर आप सेमी अर्बन एरियाज़ में देखोगे, रूरल एरियाज़ में देखोगे यहाँ पर, तो जो कस्टमर है उतना एजुकेटेड नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर हम कस्टमर की बात करेंगे तो कस्टमर उतना एजुकेटेड नहीं है एंड बहुत सारे, जैसे रूरल एरियाज़ में बहुत सारे जो इलिटरेट पर्सन भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में उनको वो बैंक के स्टाफ के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करके यहाँ पर सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो ऐसे केस में पर्सनलाइज और केयरिंग सर्विस ड्यू टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर के प्रोफाइल को समझ के, अच्छी तरीके से समझ के, आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के जो उसको सर्विस डिलीवर करेंगे वो बैंक के साथ में एक बेहतर रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ड करेगा। चलो बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी इन रिटेल बैंकिंग विच ट्रेट इज नॉट लिस्टेड एज एसेंशियल फॉर द स्टाफ। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, अगर यहाँ पर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की बात करूँ मैं किसमें, रिटेल बैंकिंग में, तो विच ट्रेट इज नॉट लिस्टेड एज एसेंशियल फॉर द स्टाफ, इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर स्टाफ के लिए एसेंशियल, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड नीड्स, एबिलिटी टू क्रॉस सेल रिलेवेंट प्रोडक्ट, कस्टमर एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव। इनमें से कहाँ टिक करें, तो भाई यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर एसेंशियल्स की बात करते हैं तो नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ठीक है, लेटेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिटेल में उतना इसका इम्फेसिस नहीं है यहाँ पर, है ना। ये जो काम है, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, ये हेड ऑफिस का काम रहता है, RO का काम रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो स्टाफ रिटेल कस्टमर के साथ में डायरेक्टली यहाँ पर इंगेज हो रहा है, उसे ज़्यादा इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर कस्टमर की जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसको अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना, इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर रिलेवेंट प्रोडक्ट है उनकी क्रॉस सेलिंग करना, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब क्या है यहाँ पर, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको भी हम सेल करें। एंड कस्टमर एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव, है ना, कस्टमर के साथ में हम जो स्टाफ का व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कर्टसी उसमें होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो इसमें BCD हमारे तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं हम लोग। व्हाट वाज ए की चेंज इन अप्रोच ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर, व्हाट वाज ए की चेंज इन अप्रोच ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टूवर्ड्स रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग इन दी पास्ट डिकेड।
पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे, है ना, लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे, जो रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग है, रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक की जो अप्रोच है उसमें क्या चेंज देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर कि, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है कि इंटरेक्शन ऑफ मार्केटिंग विद जनरल बैंकिंग सर्विसेज। बी कहता है यहाँ पर शिफ्ट ए स्टैंड अलोन फ्रेंचाइजी विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आउटसोर्सिंग ऑल मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन एक्टिविटीज। डी कहता है फोकसिंग सोनली ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो चेंज हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसमें सबसे बड़ा जो चेंज है, ठीक है, सबसे बड़ा जो चेंज है, की चेंज, शिफ्ट टू ए स्टैंड अलोन फ्रेंचाइजी विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी जिस तरीके से प्राइवेट बैंक में कस्टमर्स को यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट के साथ में, यानी किसी बैंकर, किसी स्टाफ को यहाँ पर किसी कस्टमर के साथ में अपॉइंट कर दिया जाता है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको बैंकर समझते हुए उसको यहाँ पर सर्विस डिलीवर करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। व्हाट आर द की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स अपॉइंटेड इन बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पर व्हाट आर दी की एक्सपेक्टेशंस, की एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पर फ्रॉम दी स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स। जो भी स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनसे अगर हम की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, वो क्या है यहाँ पर, दैट इज अपॉइंटेड इन बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव। जो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव है उसके लिए जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्राइमरीली फोकसिंग ऑन इंटरनल बैंकिंग ऑपरेशंस। बी कहता है यहाँ पर एनहांसिंग डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सक्लूसिवली। सी कहता है इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट कटिंग मेजर्स इन मार्केटिंग, और डी कहता है मार्केट इंटेलिजेंस एंड सेल्स कन्वर्जन अमंग अदर्स। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी के ऊपर टिक करेंगे, जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है और सेल्स कन्वर्जन अमंग अदर्स। तो ये जो की एक्सपेक्टेशंस है, जो स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स अपॉइंट किए गए हैं ब्रांच में रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव के लिए, तो उसमें मार्केट इंटेलिजेंस एंड सेल्स जो कन्वर्जन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डीएसए, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे तो डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट उसमें क्या रोल प्ले करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू कस्टमर। बी कहता है कंडक्टिंग केवाईसी एंड सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट प्रोडक्ट। सी कहता है मैनेजिंग इंटरनल बैंक ऑपरेशंस, और डी कहता है सोर्सिंग बिजनेस फॉर बैंक्स ऑन ए फी बेसिस। तो जब हम डीएससी की बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करेंगे, सोर्सिंग बिजनेस फॉर बैंक्स ऑन ए फी बेसिस, है ना। फी बेसिस पर यहाँ पर जो बिजनेस है उसको बैंक, है ना, सोर्सिंग बिजनेस फॉर बैंक्स ऑन ए फी बेसिस। ठीक है, ये जो डीएसए है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो बैंक से फी चार्ज करेगा और बैंक के लिए यहाँ पर मार्केट से बिजनेस लेकर आएगा, ये काम करेगा, इसके ऊपर इसका मेन फोकस रहेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डीएसए इन द रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं? अगर हम मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? ऑप्शन नंबर ए कहता है हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डीएसए। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, हाई रहती है यहाँ पर। उसके बाद में बी इनएबिलिटी टू रीच कस्टमर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कस्टमर तक यहाँ पर रीच नहीं बन पाती है। मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक क्रेडिट कार्ड एंड जो रिटेल लोन है यहाँ पर, है ना, जितने भी रिटेल लोन है या क्रेडिट कार्ड है उसकी मिस सेलिंग होती है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन दी डीएसए। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो भाई अगर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे
तो यहाँ पर बहुत सारे जो डीएसए हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, जो यहाँ पर अपनी फी अमाउंट है या कमीशन अमाउंट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो बैंक के प्रोडक्ट हैं उनकी मिस सेलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, रिटेल लोन है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना, उसमें मिस सेलिंग होती है। कस्टमर को ऐसी ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं जो ऑफर भी नहीं की जा रही हैं, ठीक है, या जो उसमें प्रॉमिस भी नहीं किए जा रहे हैं, वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ पर है ना उसका अपने बेनिफिट्स का उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, उसको सब्सक्राइब करता है और बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में पता चलता है उसको ये इसमें एड ऑन नहीं है, ये इसमें नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे बैंक की जो रेपुटेशन है, ठीक है, बैंक की जो गुडविल है वो डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये होने के चांसेस रहते हैं, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आगे आते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट इज ए मेजर रिस्क। ठीक है, अगर आप देखोगे जो मेजर रिस्क है एसोसिएटेड विद द बिजनेस मॉडल फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इन रिटेल बैंकिंग, जो जब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को बैंक रिटेल बैंकिंग में अपने साथ में एड ऑन करता है, अपने बिजनेस मॉडल में एड ऑन करता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, तो ऐसे केस में जो एसोसिएटेड मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं यहाँ पर, तो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकती है बैंक के लिए, लिमिटेड जियोग्राफिकल रीच ऑफ द डीएसए, रेपुटेशन रिस्क ड्यू टू मिस सेलिंग एंड फॉल्स प्रॉमिस, इनएबिलिटी ऑफ डीएसए टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो अभी मैं ये बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर बैंक की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो खराब हो सकती है, बैंक के ऊपर रेपुटेशन रिस्क अराइज हो सकता है मार्केट में, क्योंकि वो डीएसए बैंक के बिहाफ पर भी काम कर रहा है, तो कस्टमर तो बैंक को जानता है यहाँ पर। ठीक है, तो बैंक के लिए रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर इस डीएसए की तरफ से मिस सेलिंग होती है या जो फॉल्स प्रॉमिस है वो कस्टमर से किए जाते हैं। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। बैंक्स टाइप करते हैं अपने लोन को एक्सटेंड करने के लिए, है ना, अपने जो लोन्स है उनको एक्सटेंड करने के लिए बैंक्स की तरफ से टाइप किया जाता है। व्हाट रोल डू बिल्डर्स प्ले इन द रिलेशनशिप विद द बैंक्स। तो यहां पर अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं, बिल्डर्स यहां पर क्या रोल प्ले करते हैं बैंक के साथ में, अगर हम बिल्डर्स की बात करते हैं तो बिल्डर्स एक अच्छा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बिल्डर्स है वो बैंक के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर ए कहता है बिल्डर्स एक्ट सोली एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू लोन एप्लीकेंट्स। बी कहता है बिल्डर प्रोवाइड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर बैंक्स इन लोन प्रोसेसिंग। बिल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल लोन अप्रूवल एंड सैंक्शनिंग। बैंक्स फाइनेंस बिल्डर्स फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड कोलेबरेट एज ए प्रिफर्ड फ्रेंचाइजर्स। तो प्रिफर्ड फाइनेंसर्स, तो यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के फ्लैट है ना जो वो सेल हो जाते हैं, यहाँ पर फ्लोर सेल हो जाते हैं, और जो बैंक है वो फाइनेंसर के तौर पर काम करता है। तो बैंक का यहाँ पर लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बैंक का लोन का प्रोडक्ट बिक जाता है, तो दोनों को ही फायदा है, यहाँ पर बिल्डर को भी फायदा है, बैंक को भी फायदा है, बैंक को भी घर बैठे बैठे जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स .4 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। हम आपको लगातार RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं आपको, है ना। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 20, क्योंकि यही हम आपको पेड क्लासेस में भी करवा रहे हैं। तो उसी के जो क्वेश्चंस हैं आपको कराने वाले हैं, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी। इसी के जो क्वेश्चंस हैं आपको डिस्कस करेंगे। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग। फोकस रहेगा किसके ऊपर, रिटेल बैंकिंग। वैसे तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर हम रिटेल बैंकिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे, रिटेल बैंकिंग के अकॉर्डिंग इसको देखने वाले हैं, ओके। तो उसी को लेकर डिस्कशन रहेगा हमारा। चलिए तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं।
एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस है वो उसका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इस क्वेश्चन को देखिए। आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल डी यूनिट नंबर 20 का ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। फॉर CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू बी बेनिफिशियल, है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू बी बेनिफिशियल, व्हाट इज क्रूशियल रिगार्डिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वो यहाँ पर उसके लिए क्या क्रूशियल है, यहाँ पर क्या जरूरी है उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे नीड टू बी अपडेटेड एनुअली, बी कहता है दे शुड बी सेपरेट फॉर द फ्रंट एंड बैक ऑफिस, सी कहता है दे शुड हैव एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल सिस्टम्स, डी कहता है दे शुड बी सोर्स फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। इनमें से हम कहाँ पर टिक करें। तो अगर मैं क्रूशियल की बात करूं, ठीक है, इसमें क्रूशियल क्या, क्रूशियल का मतलब है जरूरी क्या है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है। तो ऐसे केस में इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर सी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। दे शुड हैव एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल द सिस्टम, जितने भी सारे सिस्टम हैं उनका आपस में यहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर सभी सिस्टम का आपस में इंटीग्रेशन है, ठीक है, सभी सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हैं, तो इस केस में जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो यहाँ पर स्मूथ रहेगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट प्रॉब्लम डू बिजनेस फेस इन मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। जब भी कस्टमर रिलेशन को मैनेज करने की बात आती है, जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं, किस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनके द्वारा फेस की जाती है। यहाँ पर ओवर डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूज ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम लीडिंग टू वीकेंड कस्टमर सर्विस, द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कस्टमर डेटा, एंड डी कहता है लेक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें। तो भाई यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी के ऊपर टिक करेंगे। तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है तो इससे जो कस्टमर सर्विस है वो कमजोर होती है, कस्टमर सर्विस यहाँ पर वीक होती है, और अगर कस्टमर सर्विस वीक होगी यहाँ पर तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, और इससे फिर यहाँ पर ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM। अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, बी कहता है टू प्रोवाइड 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, सी कहता है टू प्रमोट द बैंक सर्विस ऑन सोशल मीडिया, एंड डी कहता है टू मैनेज द बैंक्स इंटरनल प्रोसेस। यहाँ पर तो अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो उसमें यहाँ पर कस्टमर को लेकर 360 डिग्री व्यू यहाँ पर प्रोवाइड करना, कस्टमर की नीड्स को समझना, कस्टमर्स की वांट्स को समझना, यहाँ पर लीड जनरेट करना, कस्टमर का प्रोफाइल तैयार करना, जो भी लीड जनरेट हुई हैं उसको सेल्स में कन्वर्जन करना, लीड्स को क्लोज करना, है ना, ये सब किसमें, ये CRM में पार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब भी क्रॉस सेलिंग की बात आएगी, अप सेलिंग की बात आएगी, वो सब कहाँ पर CRM में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको CRM के बारे में डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, तो अभी GIB का महापैक 2.0, GIB के महापैक 2.0 में आप यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। CRM में जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लास उसमें मिल जाएगी GIB के महापैक 2.0 में, उस पूरी क्लास को देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने CRM के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, C क्या है, R क्या है, M क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे काम करता है ना, किस तरीके से यूज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं, ड्यू टू शिफ्ट इन द बैंकिंग मार्केटिंग, जो बैंकिंग है उसमें जो बैंकिंग मार्केट है, ठीक है, उस अगर वहां पर देखेंगे, खास करके बैंकिंग मार्केटिंग की भी बात करोगे तो उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। व्हाट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द बैंक्स। बैंक्स के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्या है यहाँ पर आज के समय में, बैंक के सामने बड़ा चैलेंज क्या है।
ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस हुई है। बी कहता है कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल बैंक्स के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पर। सी कहता है रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड अट्रैक्टिंग न्यू वंस। और डी कहता है ओपनिंग न्यू ब्रांचेस इन दी अर्बन एरियाज। तो भाई अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करके रखना, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, और जो नया कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को मीटअप करने में इस चैलेंज को यहाँ पर कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में, ठीक है, या कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना और नए कस्टमर को एड ऑन करने के लिए यहाँ पर जो सीआरएम है वो बैंक के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, बैंक्स के लिए जो सीआरएम है वो यहाँ पर काम करता है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव बैंकिंग इन्वायरमेंट, जो आज के समय में कॉम्पिटिटिव बैंकिंग इन्वायरमेंट है, व्हाट प्राइमरली डिस्टिंग्विश बेटर बैंक्स। अगर इसमें से देखें यहाँ पर बैंक के लिए अच्छा क्या है, बैंक के लिए बेहतर क्या है, जिस तरीके से जो अगर आप देखोगे जो बैंकिंग इन्वायरमेंट है बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है ना, नंबर ऑफ बैंक्स, डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स हैं वो अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है साइज ऑफ बैंक्स एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पर बैंक का साइज और जो इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। बी कहता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द बैंक। सी कहता है क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। डी कहता है द बैंक्स लीगेसी एंड ईयर्स ऑफ स्टेब्लिशमेंट। इनमें से कौन सा है, इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए? चलिए शेयर करते चलिए मेरे साथ में, आंसर क्या होगा? इन टुडेज कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एनवायरनमेंट व्हाट प्राइमरली डिस्टिंग्विश बेटर बैंक्स, है ना, बैंक के लिए यहाँ पर बेटर क्या होगा? तो ऐसे केस में जो आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? सी के ऊपर टिक करेंगे, द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। आज के समय में अगर बैंक्स कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर को क्वालिटी सर्विस चाहिए, है ना, कस्टमर को क्वालिटी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा यहाँ पर स्पीड ऑफ डिलीवरी, कस्टमर जो सर्विसेज हैं उसके लिए कस्टमर वेट नहीं करेगा, कस्टमर को इंस्टेंट बेसिस पर सर्विसेज चाहिए यहाँ पर। तो आंसर कौन सा है? सी। तो इसके ऊपर बैंक बहुत तेजी से काम कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट फिलॉसफी रिलेटेड टू सीआरएम। अगर मैं मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात करता हूं जो किससे, सीआरएम से रिलेट करती है। हाउ कैन ए कंपनीज गोल बी बेस्ट अचीव्ड। एक कंपनी का जो गोल है उसको आप बेहतर तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय स्ट्रिक्टली एडहियरिंग टू कंपनी पॉलिसीज एंड अवॉइडिंग कस्टमर फीडबैक। बी कहता है बाय फोकसिंग ओनली ऑन दी स्टेटेड नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड इग्नोरिंग दी अनस्टेटेड वंस। सी कहता है बाय अचीविंग सेल्स टारगेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डी कहता है थ्रू दी आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर स्टेटेड एंड अनस्टेटेड नीड्स एंड वांट्स। तो इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो अगर मैं यहाँ पर कंपनी के गोल्स की बात करता हूँ, जो कंपनी के गोल्स हैं उनको आप बेस्ट तरीके से अचीव करने के लिए यहाँ पर सीआरएम को लेकर मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या कहती है? तो वो कहती है कि थ्रू दी आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ पर आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आपको समझना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो इससे आप कंपनी के जो गोल्स हैं उनको बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर गोल्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
अगर प्राइमरी एम देखोगे आप सीआरएम का, वो क्या है यहाँ पर, है ना, उसको आप किसके ऊपर टिक करेंगे इसके लिए? टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू हाई नीड टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी। बी कहता है टू मैनेज एंड एनालाइज इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। वहीं पर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, टू प्रायोरिटाइज कंपनी नीड्स ओवर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। वहीं पर अगर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, टू स्टैब्लिश ए सुपीरियर ब्रांड इमेज विदाउट कंसीडरिंग कस्टमर फीडबैक। तो अगर मैं सीआरएम की बात करूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ऐसे केस में आपको यहां पर कस्टमर का लाइफ साइकिल, है ना, कस्टमर के लाइफ साइकिल के थ्रू आपको, है ना, थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल, आपको यहां पर जो भी डेटा है, ठीक है, कस्टमर के साथ में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन एंड डेटा है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। जितना आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से काम करेंगे, डेटा को, कस्टमर से रिलेटेड जो डेटा है उसको जितना बेहतर तरीके से मैनेज करोगे, उसको एनालाइज करेंगे, उतना ही यहाँ पर ये बढ़िया रहने वाला है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट डज ए 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर इन सीआरएम एंटिल। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर 360 डिग्री व्यू की बात करूं, जो 360 डिग्री व्यू है ऑफ द कस्टमर इन सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली लुकिंग एट द पास्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ द कस्टमर, हैविंग ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रॉफिट्स, customer profiles, tracking their dynamic needs, offering relevant product and ensuring their continuous happiness, and C कहता है focusing exclusively on the financial aspect of a customer profile, and D कहता है viewing customer complaints without considering their positive feedback। तो इनमें से कहाँ टिक करेंगे हम लोग? तो जब हम 360 डिग्री व्यू की बात करते हैं कस्टमर को लेकर सीआरएम में, तो वो 360 डिग्री व्यू है क्या, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में है क्या वो 360 डिग्री व्यू? तो भाई 360 डिग्री व्यू का मतलब है यहाँ पर कि जो कस्टमर है, यहाँ पर कस्टमर को हमें एकदम कंप्लीटली उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कस्टमर का जो प्रोफाइल है, पूरा कंप्लीट प्रोफाइल हमारे पास में होना चाहिए। उसकी नीड्स को हम यहाँ पर ट्रैक करते रहें और उसी के हिसाब से जो रिलेवेंट प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ऑफर करें यहाँ पर, ठीक है। और कस्टमर को अपनी सर्विसेज के द्वारा हम यहाँ पर सेटिस्फाइड और हैप्पीनेस क्रिएट करके रखें। यही है यहाँ पर कस्टमर का 360 डिग्री व्यू, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ इज द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर इन सीआरएम डिफाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो सीआरएम है, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, जो कस्टमर इन सीआरएम के, सीआरएम में जो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप है, उसको यहां पर किस तरीके से आप सक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर फीडबैक। बी कहता है बाय सोलली ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सी कहता है बाय इंश्योरिंग दैट द सर्विस क्वालिटी मैचेस कस्टमर एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू टोटल सेटिस्फैक्शन। और डी कहता है बाय एस्टैब्लिशिंग ए डोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस विदाउट कंसीडरिंग इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पर हम टिक कर देंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। बाय इंश्योरिंग दैट, है ना, इस चीज को इंश्योर करना कि जो सर्विस क्वालिटी है दैट इज मैच कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो सर्विस क्वालिटी है वो यहां पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करती हैं, और सो दैट यहां पर हमारा जो कस्टमर है वो यहां पर, ठीक है, सेटिस्फाई हो, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें यहाँ पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट आर द 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सीआरएम। अगर मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करूं, है ना, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है सीआरएम, उसके यहाँ पर 3 कोर एलिमेंट्स क्या हैं? तो प्रोडक्ट सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा है यहाँ पर? तो सीआरएम में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 3 एलिमेंट्स की, एक तो कस्टमर यहाँ पर रहता है सेंटर में, उसके साथ में रिलेशनशिप और उसको यहाँ पर मैनेज करना। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आर दी पार्ट ऑफ इट,
तो ये थे कुछ यहाँ पर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है? हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक टॉपिक हम आपके साथ में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिटेल, वो भी खास करके रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग में सीआरएम का क्या रोल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ये इसकी जो पेड क्लासेस है वो लगातार हम आपको जेआईबी के महापैक में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में जेआईबी का महापैक नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ये जो क्लासेस हैं वो मिलनी शुरू हो जाए। इसकी पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पर तो ओनली क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आज के समय में मैंडेटरी हो गई है। ठीक है, तो ऐसे केस में वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आरबीडब्ल्यूएम की ये यूनिट नंबर 20 है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग, जिसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये क्वेश्चन 1, व्हाट इज द की फीचर ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जिसका यूज किया जाता है, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ इट, इसके की फीचर्स यहाँ पर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये यहाँ पर जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है उसकी नीड को एलिमिनेट कर देता है, उसकी नीड को ख़त्म कर देता है। और बी कहता है यहाँ पर फैसिलिटेटिंग सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टू प्रिवेंट डुप्लीकेट एफर्ट्स। उसके बाद में सी कहता है कंप्लीटली ऑटोमेटिंग कस्टमर सर्विस एलिमिनेटिंग ह्यूमन एजेंट्स। डी कहता है रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़र ऑफ सीआरएम टू ओनली इन पर्सन इंटरेक्शंस। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो सीआरएम के सॉफ्टवेयर को अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो किस चीज़ की मिल जाती है? इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है कि जो सेल्स फोर्स है वो ऑटोमेशन में आ जाती है और यहाँ पर जो डुप्लीकेट एफर्ट्स हैं उनसे प्रिवेंशन मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही काम ए कर रहा है, वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है, वही काम डी कर रहा है। ठीक है, एफर्ट तो 3 या 4 लोग कर रहे हैं लेकिन वो सेम चीज़ के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे, व्हाट इज एन एप्लीकेशंस ऑफ जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी इन सीआरएम सिस्टम यूज्ड बाय द बैंक। बैंक्स के द्वारा जो सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं या सीआरएम सिस्टम होते हैं उसमें जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है यहाँ पर, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टू रिस्ट्रिक्ट कस्टमर एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन लोकेशंस। बी कहता है फॉर क्रिएटिंग जियोग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन्स एंड फाइंडिंग सेल्स प्रोस्पेक्ट्स। सी कहता है टू ट्रैक द फिजिकल मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स इन रियल टाइम। डी कहता है एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग लोकेशन बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। है ना, इसमें से किसके ऊपर टिक करें? तो इनमें से कौन सा है कि जिसके ऊपर यहाँ पर टिक किया जाए? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो अगर आप यहाँ पर किसको लेकर बात करोगे, एप्लीकेशन को लेकर बात करेंगे, है ना, अगर एप्लीकेशन को लेकर डिस्कस करेंगे तो भाई हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो क्रिएट किया जाता है वो ज्योग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए जाते हैं। टू क्रिएटिंग ज्योग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन्स एंड फाइंडिंग सेल्स जो प्रोस्पेक्ट्स हैं। ज्योग्राफिक मार्केटिंग कैंपेन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहने वाला कोई व्यक्ति, रहने वाला कोई पर्सन, उसको जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ पर उसको अवेल करा दिया जाता है, उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर बी हो जाएगा। बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। चलिए
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, व्हाट इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सीआरएम, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसके अगर मैं क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करता हूं इन मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन दी बैंक्स। बैंक्स में जब भी यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने की बात आती है, ठीक है, तो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है उसमें, है ना। अगर हम क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि फोकसिंग ओनली ऑन इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, है ना। यहां पर किसके ऊपर, जो इनिशियल स्टेज, जो कस्टमर इंटरेक्शन में इनिशियल स्टेज होती है ना, जब हम कस्टमर इंटरेक्शन की बात करते हैं और उसमें इनिशियल स्टेज की बात आती है तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहता है ना, ये उसी के ऊपर फोकस करता है। वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं, बी कहता है लिमिटिंग सीआरएम टू मैकेनिकल डेटा कलेक्शन विदाउट एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर। तो यहां पर जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, अगर मैं किसकी सीआरएम की बात करूं, यहां पर जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें लिमिटेशन की बात आती है ना, दैट इज लिमिटिंग सीआरएम टू मैकेनिकल डेटा कलेक्शन विदाउट एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर। सी कहता है रिकॉग्नाइजिंग द डिस्टिंक्ट फेसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। डी कहता है ट्रीटिंग ऑल कस्टमर रिलेशनशिप एज हैविंग इक्वल वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है यहाँ पर बैंक्स में, है ना, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, उसमें यहाँ पर कई तरह के जो फीस हैं वो आते हैं, ठीक है, कई तरह के जो फीस हैं उसमें आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो डिफरेंट फीस हैं यहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके बाद उसके साथ में कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप है वो प्रॉफिटेबिलिटी मैनर में यहाँ पर बिल्ड की जाती है। आपने देखा होगा बैंक में भी जो कस्टमर HNI टाइप कस्टमर होते हैं, हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं, उनको VIP कस्टमर जैसा ट्रीट किया जाता है ना, उन्हें VIP कस्टमर जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये कस्टमर इन कस्टमर से बैंक के पास में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर, है ना। अगर हम किसकी क्रिटिकल फैक्टर की बात करते हैं तो क्रिटिकल फैक्टर यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर इन दी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग ऑफ सीआरएम सिस्टम इन दी बैंक्स, है ना। अगर आप बैंक्स में देखोगे जो सीआरएम सिस्टम है उसको सक्सेसफुली यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कंप्लीटली रिप्लेसिंग द बैंक्स एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि बैंक का जो एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हैं। बी कहता है इवेल्युएटिंग एंड अलाइनिंग द बैंक्स करंट बिजनेस प्रोसेस विद द सीआरएम सिस्टम। सी कहता है फोकसिंग सोनली ऑन द एक्सटर्नल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सीआरएम। डी इंप्लीमेंटिंग द सीआरएम सिस्टम विदाउट कस्टमाइजिंग इट टू फिट द बैंक्स नीड्स। इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जब हम सीआरएम सिस्टम की बात करते हैं बैंक में, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, तो ऐसे केस में जो इवेल्युएशन किया जाएगा उसका इवेल्युएशन और अलाइनमेंट होगा बैंक का जो करंट बिजनेस प्रोसेस है, बैंक के करंट बिजनेस प्रोसेस के साथ में सीआरएम सिस्टम का जो अलाइनमेंट है ना और करना और उसका इवेल्युएशन करना, ये क्रिटिकल फैक्टर है, ये चैलेंजिंग है वहाँ पर, ठीक है। और अगर इन चैलेंजेस को मीटअप कर लिया जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सीआरएम सिस्टम है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, इट विल बी वर्क डेफिनेटली। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन इन बैंक्स, व्हाई इज द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंपोर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर CRM को इम्प्लीमेंट करने की बात करूँ, है ना, अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, CRM को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं बैंक्स में, व्हाई इज कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टू इंश्योर दैट जो CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फोकसेस ओनली ऑन न्यू टेक्नोलॉजी
अडॉप्शंस, इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर, जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस हैं उसके ऊपर फोकस रहता है यहाँ पर, है ना। टू इंश्योर दैट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकसेस ओनली ऑन न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस के ऊपर ही ये फोकस करता है। बी कहता है टू गारंटी दैट द CRM सिस्टम ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैंक्स, है ना। यहाँ पर अगर हम किसकी बात करते हैं, टू इंश्योर दैट जो CRM है फोकस करता है ओनली ऑन न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस के ऊपर फोकस करेगा। बी कहता है टू गारंटी दैट द CRM सिस्टम ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैंक्स सिस्टम यहाँ पर। सी कहता है टू फैसिलिटेट द होमोजेनाइजेशंस ऑफ द CRM विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल जो सिस्टम एंड कल्चर। उसके बाद में डी की बात करेंगे। डी कहता है टू प्रायोरिटाइज CRM इम्प्लीमेंटेशन ओवर कस्टमर सर्विस। तो ए बी सी डी इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें, इन चारों में से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो जब भी CRM को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है बैंक्स में, तो ऐसे केस में यहाँ पर होमोजोनियस जो होमोजान है ना, जो होमोजीनियस होता है उसी से बना है ये फैसिलिटेट करता है होमोजीनियस CRM विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड कल्चर। जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बैंक है उसका जो भी सिस्टम है उसके कल्चर है उसमें एक तरीके से सभी को ट्रीट करेगा, एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आएगा यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ CRM इन दी बैंक। बैंक में जब CRM प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, बैंक में जब CRM को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो कौन सी है ना। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो वो कौन सी काउंट होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कस्टमाइजेशन ऑफ बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, वो पहली स्टेज होती है। बी इंटरेक्शन विद द मोस्ट वैल्यूड कस्टमर। सी कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट एंड यूजेस, बैंक फोकसेस। एंड डी कहता है इम्प्लीमेंटिंग ए यूनिवर्सल स्ट्रेटजी फॉर ऑल दी कस्टमर सेगमेंट्स। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, यस। तो हमारा जो आंसर है वो इसमें कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट यूजेस एंड बैंक फोकसेस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड एंड जो प्रोडक्ट यूजेस हैं बैंक्स का, उसके ऊपर मेन फोकस रहता है यहाँ पर। तो सी यहाँ पर पहली स्टेज होगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा कस्टमर बेस जो उनके द्वारा यूज किए गए प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर बैंक के ऊपर फोकस रहेगा, ये पहली स्टेज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन CRM जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, अगर हम CRM की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग कस्टमर्स। यहां पर पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग कस्टमर। जब कस्टमर को क्लासिफाई करने की बात आती है तो उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टू लिमिट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड टू कस्टमर्स। बी कहता है टू डेवलप टारगेटेड स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन। सी कहता है टू फोकस ओनली ऑन न्यू कस्टमर एक्विजिशंस। एंड डी कहता है टू इम्प्लीमेंट द सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल कस्टमर ग्रुप्स। इनमें से कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डेवलप, है ना, टू डेवलप टारगेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं, है ना, यहाँ पर जो टारगेटेड स्ट्रेटजीज हैं उनको डेवलप करने की बात आती है। टू डेवलप टारगेटेड स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन, है ना, किसके ऊपर, जो यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन है उसके बेस पर यहाँ पर जो कैंपेन्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। टारगेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट जिस कस्टमर की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करके उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को यहाँ पर ऑफर की जाए, कस्टमर को डिलीवर की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन इन द रिटेल बैंकिंग। जो कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम है उसको जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग में, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, की बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर।
तो इससे यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं और बैंक की तरफ से ऑफर की जा रही है वो डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। बैंक यहाँ पर सोनली फोकस करेगा जो हाई नेटवर्थ कस्टमर है उसके ऊपर फोकस करेगा। एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लिमिटिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ट्रेडिशनल चैनल्स ओनली। तो बिल्कुल पहचान में आ गया होगा, ये हमने क्लास में बात की थी कि यहाँ पर सीआरएम जो सिस्टम है, सीआरएम सॉफ्टवेयर को बैंक में इंप्लीमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंक की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो एनहांस हो जाती है ना। और जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस होगी, कस्टमर की नीड्स वांट्स फुलफिल हो गए यहाँ पर, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो दूसरा यहाँ पर मेन फोकस रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, सीआरएम इन रिटेल बैंकिंग। जब हम किसकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं रिटेल बैंकिंग में, व्हाट डज सीआरएम एनालिसिस एंड फाइंडिंग सजेस्ट अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस। जब हम कस्टमर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, जो सीआरएम को एनालाइज करने की बात आती है। व्हाट डज सीआरएम एनालिसिस एंड फाइंडिंग सजेस्ट अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो जब हम सीआरएम की बात करते हैं रिटेल बैंकिंग में, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यहां पर जो कस्टमर्स हैं प्राइमरीली सेलेक्ट बैंक बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल लॉयल्टी प्रोग्राम। बी कहता है कस्टमर चूज बैंक्स मेनली फॉर देयर हाई टेक सिक्योरिटी फीचर्स। सी कहता है कस्टमर्स सेलेक्ट बैंक्स बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस ऑफरिंग। डी कहता है कस्टमर्स आर इंडिफरेंट टू द लोकेशन एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, सीआरएम है ना जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है रिटेल बैंकिंग में, तो यहाँ पर जो सीआरएम एनालिसिस है वो क्या करता है, एंड वो जो फाइंडिंग्स हैं कस्टमर प्रेफरेंस के लेकर वो सजेशन देती हैं यहाँ पर। तो इसका मेन फोकस ये रहता है कि कस्टमर सेलेक्ट बैंक बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस ऑफरिंग्स। जो भी बैंक की तरफ से सर्विस ऑफर की जा रही हैं एंड उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है, जो कस्टमर के लिए आसान है, तो यहाँ पर ऐसे ही बैंक्स को कस्टमर यहाँ पर सेलेक्ट करता है। तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रोल डज डेटा माइनिंग प्ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीआरएम इन बैंकिंग। जब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं बैंकिंग में, तो डेटा माइनिंग क्या रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, और उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, है ना, डिटेल में समझने हैं कि इनका मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, आप में से जो टॉपिक को बिना पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो उसे बहुत सारी चीजें इसमें एकदम अननोन लग रही होंगी, है ना, समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं वही बोलूंगा कि जीआईबी के महापैक में सीआरएम की एक क्लास हमने कल कराई है और एक क्लास आज कराने वाला हूं मैं, है ना। अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.2 है, तो जीआईबी के महापैक 2.2 में ये क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें कल मैंने इसका पार्ट 1 कराया है और आज पार्ट 2 कराने वाला हूं। वहां पर सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, उनको एक बार देख लीजिए, है ना। बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो यहां पर जब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं, तो जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया गया है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड ऑफर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर फॉर पर्सनलाइज ऑफर्स, है ना। रियल टाइम बेसिस पर कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और उसके साथ साथ पर्सनलाइज जो ऑफरिंग है वो कस्टमर को यहां पर प्रोवाइड करना, उसके ऊपर फोकस रहता है। तो कहां पर टिक करेंगे, बी के ऊपर टिक करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स और के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आज हम यूनिट नंबर 21 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हम आप सभी को प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको पेड क्लासेस में कवर करा रहे हैं, सो दैट अगर ये क्लास आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी देखते हैं, तो आपको
जिन्होंने JIB के महापैक 2.0 पेड क्लासेस को एनरोलमेंट किया हुआ है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ से आपने क्लियर कर लिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है और वहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब फेसबुक पर भी आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो दैट यहाँ पर जो लिंकेज है वो अच्छा हो आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आप 60 प्लस स्कोर का टारगेट बना के चलो। अभी जो एग्जाम होगा मई 2024 में, मई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अपना टारगेट बना के चलिए कि हमें कम से कम स्कोर करना है 60 प्लस मार्क्स। ये कर सकते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अपनी आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। और अगर एक एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहते हैं कि एक एक टॉपिक मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चले, तो ये कहां पर, ये आपका JAIIB का जो महापैक है ना, जिसमें हम कहां पर बात कर रहे हैं, JIB का जो महापैक, ठीक है, महापैक 2.0 है, उसमें एनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं किसकी, BCSBI की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम किसकी, BCSBI की बात करते हैं, तो व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पर BCSBI का। ऑप्शन नंबर A कहता है टू एक्ट एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन बैंक्स। B कहता है टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर रेड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल बैंकिंग ग्रीवेंसेस। C कहता है टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस। एंड जो D है टू डायरेक्टली मैनेज द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक। देखिए जो BCSBI है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, अब तो ये डिसॉल्व हो गया, अब तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यहाँ पर कस्टमर को बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बैंक ने जो सर्विसेज कस्टमर को प्रॉमिस की हैं, बैंक इंश्योर करें कि वो प्रॉमिस अपने फुलफिल करें, वो सर्विसेज यहाँ पर मिल जाएं। उसके बाद में दूसरा, यहाँ पर जो भी कस्टमर है बैंक का, उसे यहाँ पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। किसी कस्टमर के साथ में कोई भेदभाव, है ना, पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन BCSBI के हम प्राइमरी रोल की बात करते हैं तो वही हो जाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, C के ऊपर टिक करेंगे, टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस। जो यहाँ पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस में जब कस्टमर सर्विस की बात आती है तो उसमें मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो कम से कम मेंटेन करें, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज हम कस्टमर को यहाँ पर डिलीवर करें। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाई डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2020। तो 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने डिसाइड किया कि हम BCSBI को हटा देंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे यहाँ पर, और RBI ने ऐसा कर भी दिया। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कर भी दिया गया। तो ऐसा क्यों किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? ऑप्शन नंबर A कहता है ड्यू टू फेलियर ऑफ BCSBI इन इंप्रूविंग बैंकिंग सर्विसेज। B कहता है बिकॉज द BCSBI रिप्लेस्ड द रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ RBI। C कहता है सिंस its codes have been integrated into the customer service policies of the banks, and D, as it mandated legal obligations for banks beyond RBI regulatory framework। इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, RBI डिसाइड टू डिसॉल्व, RBI ने क्यों डिसाइड किया? तो इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है, since its code have been integrated into the customer service policies of the banks,
तो बैंक्स की जो सर्विस पॉलिसीज हैं उसमें इसके जो कोड्स हैं वो यहां पर इंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो इसका काम खत्म हो गया यहां पर। अब इसके बाद में अगर कोई शिकायत रहती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, यानी जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन बना हुआ है वहां पर जाकर कस्टमर शिकायत करे, ठीक है, अगर बैंक की तरफ से वो मिनिमम सर्विसेज इसको यहां पर नहीं मिलती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द बीसीएसबीआई। अच्छा, जब यहां पर बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया था तो बीसीएसबीआई का काम था कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर यहां पर एस्टेब्लिश करे, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करे यहां पर, जो बैंक्स के लिए इशू किए जाएं, बैंक्स के लिए जारी किया जाए, और बैंक यहां पर ये जो फैसिलिटीज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केस में टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, बी कहता है टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस, सी कहता है टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय मेंबर बैंक्स, एंड डी कहता है टू सर्व एज ए रिप्लेसमेंट फॉर रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो जब बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया तो यहां पर मिनिमम जो स्टैंडर्ड है बैंकिंग प्रैक्टिसेस और फॉर कस्टमर सर्विस, इनको सेटअप करने के लिए, इनको बनाने के लिए ही यहां पर बीसीएसबीआई को बनाया गया था, और यही इसका प्राइमरी पर्पस था अभी यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, What role did BCSBI play in enhancing public awareness about banking codes and standards? तो यहां पर जो BCSBI की तरफ से बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बनाए गए, इसके लिए BCSBI ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया यहां पर, एंड इट एनहांसिंग पब्लिक अवेयरनेस। तो इसने क्या किया, यहां पर जो पब्लिक अवेयरनेस है वो फैलानी स्टार्ट कर दी, और काफी हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस को यहां पर इंक्रीज किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग कोड्स टू इंटरनल बैंक कम्युनिकेशंस, बी कहता है इट एक्टेड एज ए डायरेक्ट मीडिएटर इन इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट्स, सी कहता है इट प्रमोटेड द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू वेरियस पब्लिक चैनल्स, एंड डी कहता है यहां पर इट एक्सक्लूसिवली यूज्ड बैंकिंग चैनल्स फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? ठीक है, तो अगर हम बीसीएसबीआई के रोल की बात करते हैं तो उस पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने के लिए इसने क्या किया, तो इसने यहाँ पर बहुत सारे जो पब्लिक चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया, डिफरेंट टाइप की जो पब्लिक चैनल्स हैं उनका यूज किया। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसका इस्तेमाल किया गया है ना, अपनी वेबसाइट्स का यूज किया, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए इनकी तरफ से, ठीक है, एंड टीवी पर भी इसके कुछ पहले अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ आता रहता था। तो एंड कहीं जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो इट प्रमोटेड दी कोड्स एंड स्टैंडर्ड, तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए कई तरह के जो पब्लिक चैनल्स हैं वो बीसीएसबीआई की तरफ से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, उसने यूज किया इनका। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या बताता है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं बीसीएसबीआई की बात करूं यहां पर, है ना, ये जो बीसीएसबीआई है, बीसीएसबीआई का मेन एम क्या है यहां पर, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम ऑफ द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीएसबीआई का। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू डायरेक्टली रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट सेट बाय द बैंक्स, बी कहता है टू सर्व एज द प्राइमरी लीगल बॉडी इन बैंकिंग डिस्प्यूट्स, सी कहता है टू डेवलप एंड प्रमोट वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फेयर कस्टमर ट्रीटमेंट, एंड डी कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कस्टमर इन डिस्प्यूट विद देयर बैंक्स। इनमें से कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू डेवलप एंड प्रमोट वॉलंटरी कोड्स, है ना, जो यहां पर वॉलंटरी कोड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो कोड्स एंड स्टैंडर्ड हैं
सो दैट कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट मिले। यहाँ पर कस्टमर के साथ में कोई चीटिंग ना हो, कस्टमर के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। जो भी यहाँ पर कस्टमर को प्रॉमिस किया गया है, बैंक अपने जो भी कस्टमर को यहाँ पर जो भी बैंक ने प्रॉमिस किया है, बैंक अपने प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा करे, कंप्लीट करे, फुलफिल करे यहाँ पर। तो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ हैज दी कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इवॉल्व सिंस इट्स इंसेप्शन। अगर मैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट की बात करता हूं जो कस्टमर के लिए है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इवॉल्व सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये बना है, तो इट हैज रिमेन अनचेंज्ड सिंस इट्स रिलीज इन 2006. It has been revised multiple time to enhance banking practices and customer service. C कहता है it has gradually reduced the standards for customer service. And D कहता है it has shifted its focus away from individual customer to corporate clients. तो भाई अगर मैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट की बात करूं, जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर है ना, टू कस्टमर है, उससे रिलेटेड है, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो इट हैज बीन रिवाइज्ड, इसको कहीं है ना रिवाइज किया गया है मल्टीपल टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स इसको यहां पर रिवाइज किया गया है, सो दैट जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको एनहांस किया जा सके, जो कस्टमर सर्विस है उनको एनहांस किया जा सके यहां पर समय के साथ साथ। तो आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड डेवलप्ड बाय बीसीएसबीआई फॉर मेंबर बैंक्स। जो है ना, अगर हम बीसीएसबी की बात करें, उसने ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको डेवलप किया मेंबर्स बैंक के लिए, मेंबर बैंक्स के लिए उसको डेवलप किया गया। तो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शन नंबर ए कहता है टू सेंट्रलाइज द बैंकिंग सिस्टम अंडर ए सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी। बी कहता है टू लिमिट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। सी कहता है टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स। एंड डी कहता है टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो अगर हम की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो भी कोड यहां पर डेवलप किए गए हैं बीसीएसबीआई के द्वारा मेंबर बैंक्स के लिए, तो उसमें जो भी बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो गुड हों, फेयर हों, ठीक है, इस चीज को प्रमोट करने के ऊपर बहुत फोकस किया गया। जो भी यहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कस्टमर के लिए, जो भी बैंक कस्टमर के लिए सेटअप किया गया है, उनको यहां पर प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़िए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। जो यहां पर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें यहां पर, तो कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो इसमें कवर होगा, किस तरह की सर्विसेज को इसमें कवर कर लिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट है, जैसे करंट एंड सेविंग अकाउंट है, वो कवर होंगे। सोनली जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वो कवर है यहाँ पर। सी कहता है ए वाइड रेंज ऑफ इंक्लूडिंग डिपॉजिट, पेमेंट सर्विस, लोन, डिजिटल प्रोडक्ट, ये कवर होंगे। और डी कहता है एक्सक्लूसिवली थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट, दैट इज मार्केटेड बाय द बैंक्स हैं, वो इसमें कवर होंगे। तो ये आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कवर होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, वो सब आ जाएंगे। पेमेंट सर्विसेज हैं, लोन है यहाँ पर, लोन एंड एडवांसेस, और इसके साथ साथ जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, ये सब यहाँ पर कवर होते हैं। ये सब यहाँ पर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर के अंडर में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन राइट टू फेयर ट्रीटमेंट कमिटमेंट बाय मेंबर बैंक टू देयर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एंड एडहियरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन डीलिंग्स। बी कहता है ensuring profitability of banking product for the banks। सी कहता है offering financial advice on investment strategies। डी कहता है limiting banking services to high net worth individuals।
इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करते चलिए। तो अगर हम राइट टू फेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो राइट टू फेयर ट्रीटमेंट में जो प्रोविजन कवर होते हैं वो प्रोविजंस ये कहते हैं कि प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, है ना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एंड एडियरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन डीलिंग। जब कस्टमर के साथ में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स को बैंक को फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। जब भी हम कस्टमर को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर के साथ में डील कर रहे हैं तो एथिकल प्रिंसिपल्स को बैंक को फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। तो इसमें हम टिक करेंगे किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे। ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अंडर दी राइट टू ट्रांसपेरेंसी, है ना, जो यहाँ पर राइट टू ट्रांसपेरेंसी है, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर, ऑनेस्ट एंड डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, व्हाट आर मेंबर बैंक्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टू कस्टमर, है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो मेंबर बैंक्स हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टू दी कस्टमर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इन इंटरनेशनल मार्केट्स। बी कहता है टाइमली एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सी कहता है फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर कस्टमर ग्रीवियंस। एंड डी कहता है एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रिविलेज बेस्ड ऑन कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटस। तो अगर हम राइट टू ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? तो यहाँ पर हमें कस्टमर को टाइमली और एडिक्वेट जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करनी है। जो भी बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक हम आपको पेड क्लासेस में करवा रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी लेवल की हो। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है आपने, जल्दी से मेरे साथ में अपना जो स्कोर है वो शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप भी ये RBWM की रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप विजिट कीजिए adda247.com पर विजिट कीजिए। और जैसे ही आप adda247.com पर विजिट करेंगे, गूगल में सबसे पहले adda247 सर्च कर लो। गूगल में सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, है ना, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से adda247 अपने मोबाइल में सबसे पहले डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड करने के बाद में आपको एग्जाम कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। JIB CIB एग्जाम कैटेगरी आपको चूज करनी है। जैसे JIB CIB एग्जाम कैटेगरी आप चूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में एक टैब आएगा JIB में 2024 वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। और अभी जो आपके लिए बिल्कुल नया बैच आया है यहाँ पर वो है जीत JIB में 2024 का बैच। ये बैच आपके लिए आया है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चारों पेपर आपके कवर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर सिंपली आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो कूपन कोड है वो एंटर कर लो। कूपन कोड है Y195, ये कोड एंटर कर लीजिए और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लो। जैसे ये कोड टाइप करोगे Y195, अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 15,399 रुपीज का। एंड 4,599 रुपीज में पूरा कंप्लीट बैच आपको JIB का मिल जाता है। तो आज ही अपना एनरोलमेंट कर लेना, सो दैट आज से ही जो क्लासेस हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।